नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। एक तरफ जहां पूरे मुल्क में किसानों का एहतजाज लगातार जारी है, ख़ासतौर से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अतराफ जितने भी हाईवेज़ हैं वहां पर किसानों ने लगातार अपना एहतजाज जारी रखा है। वहीं ऐसे ही मौके पे ठीक आज से एक साल कबल यानी कि 15 दिसंबर की ही वो रात थी जब जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा ने पुलिस का एक ऐसा चेहरा देखा था जो शायद ही उनके जहनों से कभी निकल पाए। जी हाँ, उस वाक़े को पूरे एक साल हो गए हैं जब जामिया के तलबा ख़ास तौर से CAA यानी शहरियत कानून के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। हालांकि उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाते हुए पूरे मुल्क में 60 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में तलबा ने एहतजाज किया था, लेकिन जामिया के तलबा को पुलिस के ऐसे चेहरे से सामना पड़ा और वास्ता पड़ा जो शायद ही वो भूल पाएँ। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि एक साल गुजर चुका है और जबकि इस मामले पर बाज़ाब्ता तो अगले आधे घंटे तक हम इस बारे में जानकारी लेंगे। जो माहिर कानून है उनकी राय जानेंगे कि दरअसल ऐसे मामलों में ताख़ीर अगर होती है तो क्यों होती है। क्या कई बार ऐसे शक व शुबहात उन लोगों के जहनों में आते हैं जो मुतासरीन हैं कि कहीं उनके साथ कोई तासुबाना रवैया तो इख्तियार नहीं किया जा रहा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। महेश वर्मा होंगे BJP से, शोएब जामी होंगे जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, और सुभाष गुप्ता होंगे जो माहिर कानून है, और हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद भी होंगे। हम आपको पहले बता दें कि शहरियत कानून और NRC के खिलाफ मुजाहरा कर रहे जामिया के तलबा और इलाके के मुजाहिरीन के खिलाफ एक साल पहले आज ही के दिन दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी, जिसे जामिया हिंसा यानी जामिया तशद्दुद के नाम से जाना जाता है। पिछले साल 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में जामिया के कई तलबा उस वक्त बुरी तरह जख्मी हो गए थे जब कैंपस में दिल्ली पुलिस के जवान दाखिल हुए और लाइब्रेरी में पढ़ रहे तलबा को भी नहीं बख्शा। जामिया मिलिया इस्लामिया में पिछले कई दिनों से सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। चूँकि एक साल पूरा हुआ है तो इसके मद्देनज़र पुलिस ने या वहाँ के इंतज़ामिया ने अब ये शायद ज़रूरी समझा है कि इंतजाम सख्त होने चाहिए। दिल्ली पुलिस और CRPF के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। आज ही के दिन पिछले साल शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहरा कर रहे लोगों पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी और दिल्ली पुलिस जामिया कैंपस में दाखिल हो गई थी और लाइब्रेरी में पढ़ रहे तलबा पर भी पुलिस ने रहम नहीं खाया था। और इसमें कई तलबा, बताया जाता है कि 40 से ज़्यादा तलबा जो हैं उन्हें बहुत ज़ोरदार चोटें आई थीं, बहुत बुरी तरह वो ज़ख्मी हुए थे। और ये भी खबरें हैं कि बग़ैर इजाज़त कैंपस में दाखिल होने और जामिया की प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ था उस नुकसान को पहुंचाने को लेकर जामिया इंतज़ामिया की तरफ से जामिया नगर थाने में 16 दिसंबर को, यानी पिछले साल की बात कर रहे हैं, 16 दिसंबर को शिकायत भी की गई थी, लेकिन आज तक इस मामले में FIR तक दर्ज नहीं हो सकी है। मामला साकेत कोर्ट में है। जामिया के चीफ प्रॉक्टर वसीम अहमद खान का कहना है कि ये एक ऐसा हादसा था जिसे भुला देना ही अच्छा होगा। हालांकि इस बारे में बात और भी मज़ीद वो नहीं कर पाए, या कई तरह से हमने कोशिश की कि उनसे हम कई लोगों से इस बारे में हम जानकारी लें, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अब तक इस बारे में FIR दर्ज क्यों नहीं हुई। ये खुद अपने आप में एक सवाल है कि अगर ये कानून का राज है तो फिर इसमें इतनी ताख़ीर या इसमें तसाहुली क्यों बरती जा रही है। जामिया तशद्दुद के मामले में दिल्ली पुलिस ने जो मुजाहिरीन थे उनके ज़रिए की गई तशद्दुद यानी उनके ज़रिए की गई हिंसा को लेकर FIR तो दर्ज की है, जिसके तहत कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बाद में इस मामले को दिल्ली दंगों के साजिश से भी जुड़ा ये मामला और जामिया के 3 तलबा एक अलमनाई को गिरफ्तार भी किया गया। जामिया के तलबा 15 दिसंबर यानी 2019 को याद करते हुए काफ़ी वो इमोशनल भी हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम हालात में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी या जो जामिया इंतज़ामिया ने जो रिपोर्ट लिखाई थी उसके मुताबिक या उस पर अमल करते हुए कार्रवाई आगे
कहां तक बढ़ी है, हम इस बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जामिया तशद्दुद में पुलिस की जो कार्रवाई हुई थी उस दौरान यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को 2 करोड़ 26 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। एक बार फिर से सुनिए, यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को 2 करोड़ 26 लाख रुपए का नुकसान हुआ था जब जामिया हिंसा में पुलिस कार्रवाई हुई थी, और इसका हर्जाना यूनिवर्सिटी ने अपने दावे में मांगा भी है। इसके अलावा इस मामले का एक पहलू यह है कि जामिया इंतजामिया की तरफ से जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जो आजकल वजारत तालीम है, इसे भी रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई के नाम पर हर तरफ से अब भी खामोशी नजर आ रही है। हमारे साथ जैसा मैंने पहले बताया कि कई खास मेहमान हैं। महेश वर्मा हैं, बीजेपी के लीडर हैं, शोएब जामई हैं, सदर हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, और सुभाष गुप्ता हैं, माहिर कानून हैं, और हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए। सबसे पहले मैं खुर्रम आपके पास आऊँगा और ये जानना चाहूँगा कि 1 साल हो चुका इस वाक़े को, अब तक का जिस कार्रवाई का इंतज़ार था, जिस जामिया इंतज़ामिया की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई थी उसके मुताबिक कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, और साथ ही साथ ये कि कैंपस में इन दिनों कैसा माहौल है। खुर्रम। देखिए विशाल, कैसा माहौल है इन दिनों, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। लॉकडाउन की वजह से तमाम तलबा को उनके घर भेज दिया गया था। सेमेस्टर को लेकर के भी, ऑनलाइन सेमेस्टर को लेकर भी जामिया में तनाज़ा हुआ। उसके बाद सेमेस्टर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम था उसको वापस ले लिया गया। उस फैसले को यूजीसी इस मामले में गाइडलाइन जारी करेगी। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर, जो अहम तस्वीर है, मैं आपको दिखाता हूँ। जामिया का जो मेन गेट है, जिसे बाबे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहा जाता है, उसके मतलब चारों तरफ पुलिस एहलकार यहाँ पर खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी एहलकार खड़े हुए हैं, यहाँ पर गुजर रहे हैं। कई बसें यहाँ पर लगाई गई हैं, क्योंकि एक खबर इस तरह की आई थी, नॉट कंफर्म थी, वो कंफर्म नहीं थी कि यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो सकता है, कैंडल मार्च निकाला जा सकता है, किसी तरह का प्रोटेस्ट ना हो, उसको लेकर के एहतियात बरती गई। और कई एक बार से फिर दोबारा से ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा ना हो जाए, क्योंकि किसानों की तहरीक यहाँ से लगातार यहाँ पर चल रही है उस दिल्ली में। लेकिन उस सबके साथ अगर यहाँ पर कुछ और होता है तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के बड़ी तादाद है यहाँ से कि अब अगर मैं ये कहूँ कि तकरीबन पूरा कैंपस एक तरह की छावनी में तब्दील है तो ये कहना गलत नहीं होगा। सीआरपीएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, यहाँ पर लगातार मूवमेंट हो रहा है और पिछले 1 घंटे से यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से मूवमेंट हुआ है। और जहाँ तक आपने बात की है कि क्या हुआ, दरअसल जामिया ने 16 दिसंबर को ही एफआईआर दर्ज कराई थी। जामिया एक शिकायत दी थी जामिया नगर थाने में, लेकिन वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र की गई, बाद में एसीपी के पास पहुंची और फिर जब एफआईआर नहीं हुई तो जामिया अथॉरिटी ने अदालत का रुख किया। तो जो लाइब्रेरी का जो मामला है उस मामले में एफआईआर नहीं हुई है, मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन कुछ और वजाहतें भी उसमें चाहिए थी। लेकिन अगर आप देखें इस पूरे जिस दिन जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से एहतजाज हुआ और उसके बाद तशद्दुद हुआ था, तो कई सारी डीटीसी की बसें जली, कुछ प्राइवेट गाड़ियां जली, तो उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने एफआईआर किया और उस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार हैं। तो 2 अलग अलग मामले हैं, एक जामिया की लाइब्रेरी का मामला है जिस पर कंप्लेन यूनिवर्सिटी ने की है, और एक अलग मामला है जहां पर तशद्दुद हुआ और पुलिस ने उस मामले में कार्रवाई की है। विशाल, अभी तक दिल्ली पुलिस अपनी जानिब से जो कार्रवाई कर रही है वो दिल्ली फसाद से भी जुड़ी हुई साजिश का मामला है। ये तमाम लिंक इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन जो लाइब्रेरी का मामला है उसमें सीसीटीवी फुटेज भले से सामने आया हो, लेकिन उस मामले में अब तक कोई एफआईआर नहीं है और अभी तक उन तमाम पुलिस एहलकारों का, सिक्योरिटी एहलकारों का कोई पता नहीं लग सका है जो बगैर इजाज़त यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हुए थे। और अभी इस मामले में अदालत से कोई एफआईआर को लेकर के कोई गाइडलाइन नहीं आई है। विशाल जी, खुर्रम, मैं फिर आपके पास आऊँगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। मैं सबसे पहले शोएब जामई हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस पूरे वाक़े को 1 साल हो गए हैं, आप किस तरह से इस वाक़े को याद करते हैं? सबको सलाम वालेकुम विशाल भाई। वालेकुम सलाम। मैं सिर्फ इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन का सदर नहीं बल्कि जामिया मिलिया इस्लामिया में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सीनियर रिसर्चर और लेक्चरर के तौर पर भी काम करता हूं। और जहां पे खुर्रम शहजाद भाई अभी खड़े हैं, मैं गेट नंबर 7 से होकर के ही अभी अपने घर वापस आया हूं और हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वहां पे किस तरीके से पुलिस
बड़ी तादाद में खड़ी है, छावनी की तरह माहौल बना हुआ है। और ये माहौल सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हर दूसरे तीसरे दिन इस तरीके से पुलिस वहां भर दी जाती है और लगातार पुलिस की वहां बैरिकेडिंग और बड़ी तादाद में पुलिस वहां रहती है, सीआरपीएफ के रहते हैं। पिछले 1 सालों से दहशत का माहौल जैसा महसूस होता है। बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो शिकायत भी करते हैं कि शोएब सर अब इस यूनिवर्सिटी जाने में भी डर लगता है कि पता नहीं यहाँ से किस तरह का माहौल होगा, पुलिस वाले क्या करेंगे, क्योंकि एक दहशत सा माहौल होता है। मैं तो इस वाकये को इस तरीके से याद करता हूं कि पिछले साल आज ही के दिन 15 दिसंबर 2019 को शाम को हम लोग यहीं मौजूद थे, गेट नंबर 7 के सामने एहतजाज के तौर पर लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे, नारे लग रहे थे, लेकिन किसी किस्म का हिंसा का कोई निशान उस वक्त तक मौजूद नहीं था। हाँ, इतना जरूर था कि संसद भवन तक जाने के लिए एक मतलब टीम बन रही थी कि जो प्रदर्शन करने के लिए जाएगी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। लेकिन अचानक से मैं किसी टीवी चैनल को वहां पे इंटरव्यू दे रहा था, अचानक से गोलीबारी होने लगी और मेरे आंखों के सामने बहुत सारे बच्चों को मारा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और जिस लाइब्रेरी में हम घुसे थे अपनी सेफ्टी के लिए, उस लाइब्रेरी के चारों तरफ से एक भी खिड़की ऐसी बाकी नहीं थी जहां से बाहर से आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े गए। आज भी वो निशानात मौजूद है। यहां तक कि बाथरूम में घुस करके लड़कों को मारा गया। और एक बात जो शायद पूरी दुनिया अभी तक नहीं जानती है, उसका मैं खुलासा करना चाहता हूं, क्योंकि उसका मैं ऐनी शाहिदीन भी हूं और गवाह भी हूं। ये बात ये है कि वहां पे जो लड़कियों का जो बाथरूम था, उस बाथरूम में घुस करके भी जो है लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन किया गया, जिसमें से कुछ लड़कियों ने अपनी ये दास्तान शाहीन बाग में आके बताई थी। लेकिन मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से मैं उनका नाम खुलासा नहीं कर रहा हूं। तो ये शर्मनाक घटना और ये दर्दनाक हमेशा याद रखेंगे, काले दिवस के रूप में मनाते रहेंगे और आने वाली नस्लों को बताएंगे कि ये दमनकारी सरकार किस बेशर्मी और हद तक पहुंच गई थी, जब देश की एक मजबूत विपक्ष छात्रों ने काले कानून के खिलाफ आवाज उठाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप शोएब साहब हमारे साथ बने रहें। बाहिर कानून और मैं इसका गवाह भी हूं, क्या कहते हैं। और जैसा मैं आपको पहले बताया कि चूंकि इसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट हैं, तो उनकी राय जानना बहुत जरूरी है। सुभाष गुप्ता साहब हमारे साथ आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। सुभाष साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? बिल्कुल आपकी आवाज आई शोएब साहब, हम सब ने सुना आपको। हाँ, मिल पा रही है आपकी आवाज। सुभाष जी को अब मेरा सवाल आपसे ये है कि 1 साल कबल क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबकी राय ले रहा हूं। और चूंकि आप कानून के माहिर हैं, तो जिस तरह से कैंपस में जो कुछ हुआ था आपने उसे देखा ज़रूर होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखा होगा। कार्रवाई के नाम पर अब तक दो, जैसा हमारे रिपोर्टर ने बताया है कि इस तलबा को, यानी तलबा में से कुछ लोगों को दिल्ली दंगे से जोड़कर कार्रवाई तो हुई है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ उस बारे में अब तक कोई पहल कानूनी तौर पर आगे नहीं हुई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कहना यह है कि ये दो मुद्दे जो अलग अलग मुद्दे थे वो किसी न किसी कारण जुड़ गए हैं। एक मुद्दा था जो CAA को लेकर था, एक मुद्दा था जो इसका जामिया मिलिया का था। ये दोनों मुद्दे आपस में इंटरलिंक हो गए और इंटरलिंक होने के बाद अब ये मामला आ गया कि ये कह देकर कोर्ट भी और बाकी अथॉरिटीज भी, अगर आप जामिया के VC की बात सुनेंगे, प्रॉक्टर की बात सुनेंगे, उनके रजिस्ट्रार की बात सुनेंगे, तो सबका एक ही कहना है कि मैटर इज सब जुडिस, और सब जुडिस है तो हम इसके अंदर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इसी तरह से एक और बड़ी जो बात हुई इस बीच में ये बात हुई कि कोरोना पेंडेमिक हो गया और कोरोना पेंडेमिक के चलते बहुत सारे एक्शंस लिए गए और इसके अंदर कोर्ट्स में जो सुनवाई होनी चाहिए थी, जो रेगुलर चलना चाहिए था, उसकी भी जो क्या कहते हैं उसके भी प्रोग्रेस जो है वो स्लो हो गई। और बहुत सारे मैटर्स जो हैं जो रेगुलर फिजिकल मोड के अंदर हियरिंग में अर्जेंट मैटर्स में आ सकते थे, वो अब रेलीगेटेड स्टेज में चले गए, डिलेड स्टेज में चले गए कि उनकी कोई जैसे मानो अर्जेंसी ही नहीं है। तो इस कारण से ये एक वातावरण ऐसा बन गया कि जिसके अंदर 1 साल होने के बावजूद भी अगर हम ये कहें कि FIR जो प्रॉपर रजिस्टर होनी चाहिए थी, जो आगे उसके ऊपर कार्रवाई चलनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। इसमें ये कहना कि ये साजिश है, ये गलत होगा, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि माहौल ऐसा बना है। सिर्फ यही एक मामला नहीं है कि जामिया मिलिया का इस मामला है,
जिसके अंदर केस FIR नहीं हुई। ऐसे बहुत से मामले हैं, ऐसे बहुत से मामले हैं। आप कॉमन लिटिगेंट की बात देखिए, उसको जानिए, जिसको जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। कुछ लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए थी, उनके केस डिसाइड होने चाहिए, उनके केसेस नहीं डिसाइड हुए, वो स्वर्ग सिधार गए। ओके, इसी तरह से बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो पीछे चले गए, अर्जेंट मैटर्स में नहीं आए। इसलिए इनको जो है ये समझना चाहिए कि ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोरोना एक वजह है और बहुत सारे दीगर मामलों की तरह इसे प्रायोरिटी में इसे जगह नहीं मिल पाई, अर्जेंसी इसे इसके बारे में महसूस नहीं की गई कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जिस तरह से पुलिस ने डंडे चलाए। और सबसे अहम उसमें सवाल यह था कि जामिया इंतजामिया, जामिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कहना है कि हमने पुलिस को इजाजत दी ही नहीं थी अंदर आने की। ठीक है, मैं आपके पास फिर आऊंगा एक बार, इनकी भी राय लेते हैं। महेश वर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से हैं। महेश वर्मा जी, आपका इस्तकबाल करते हुए और इस माजरत के साथ कि आपको थोड़ा इंतजार भी करना पड़ा, एक एक करके हम सबके पास आ रहे हैं। जी, मेरा ये कहना है कि 1 साल का अरसा गुजर गया है, तलबा जो वहां पढ़ने वाले हैं वो किसी भी एक कम्युनिटी या किसी भी एक रीजन के नहीं है, लगभग पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी होती है, बाहर से भी स्टूडेंट आते हैं। लेकिन स्टूडेंट में एक मैसेज क्या जाएगा कि अगर ताखीर हो रही है ऐसे मामलों में तो क्या इसका मतलब निकाला जाए? देखिए, जो घटना थी वो तो दुखद थी ही, इसमें कोई हमारी पार्टी उस चीज से कहीं इत्तेफाक नहीं रखती है। हम इसे दुखद घटना ही मानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा दिल को इस बात की ठेस पहुंचती है या ठेस लगती है कि हमारे बच्चों को जहां पे हम स्कॉलर पैदा करते थे, या वो JNU हो या जामिया हो या MU हो, या जहां स्कॉलर पैदा करते थे जो देश की सेवा करते थे, जिनके अंदर हम देशभक्ति के जज्बा भरते थे, उन बच्चों को साजिशन जो है ऐसी चीज, ऐसी उन्माद भर के उनको ऐसी चीजों में धकेलने की कोशिश की गई। और उसका खुलासा कहीं ना कहीं शाहीन बाग में आपको दिखाई भी दिया। जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो JNU में खड़े थे, या वो उमर खालिद थे, या वो अपना जो जफर, क्या नाम है उनका, जो अभी नाम आया है, जिनकी रिहाई की, जो देशद्रोह में आज बंद है, जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, ऐसे लोग, और वो कनेक्शन कहीं जाके दिल्ली दंगों से जुड़ा, तो ये सारी अगर चीजों को कहीं कनेक्ट करेंगे तो आपको ये साफ दिखाई देगा कि ये प्रीमियर हमारे जो इंस्टीट्यूशन थे, जो हमारे स्कॉलर पैदा करते थे, जो हमारे बच्चों को इन्होंने साजिशन एक ऐसा कुकृत्य किया है, जो लोग भी इसमें शामिल रहे, या वो शाहीन बाग चलाने वाले लोग हों, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के जरिए JNU में जो है डफली बजा के अफजल गुरु को अपना आदर्श बताने वाले लोग हों, उनको समर्थन देने वाले लोग, या दिल्ली के दंगों में जिनकी भूमिका अब स्पष्ट हो गई है, तो मुझे लगता है कि ये चीज इतनी आदमी को कहीं ना कहीं उद्वेलित करती है। ऐसा लगता है कि हमारे देश का जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के मकड़ जाल में, या कहिए उनके षड्यंत्र के तहत जो है उनकी कहीं ना कहीं चीजें जो है सफल करने की दिशा में जो एक प्रयास किया गया, ये जो एक घटने का अंजाम दिया गया, उसी का नतीजा था कि जामिया में उस दिन उस तरह की घटना घटी। देखिए, बच्चों की किसी तरह से पिटाई हो, बच्चे कहीं किसी तरह से उनको नुकसान हो, यूनिवर्सिटी को नुकसान हो, ये कौन चाहता है? किसी भी देश का जो रूलर है या किसी देश में जो है प्रशासन है, शासन है, वो कभी ऐसा कभी नहीं सोचेगा हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को किसी तरह से धक्का लगे। लेकिन जो धक्का, जो प्रॉपर्टी का नुकसान वो तो हुआ, लेकिन मानसिक रूप से हमारे बच्चों को जिस तरह से नुकसान हुआ, जिस तरह से उनके ऊपर ये चीजें असर की, बाद में उनको भी धीरे धीरे एहसास हो गया कि शाहीन बाग। इसीलिए एक मिनट महेश वर्मा जी, मेरा सवाल इसीलिए था कि अगर जहां जहां जिसने गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आपने कई ऐसे लोगों का नाम लिया जो अभी जेल के अंदर डाल दिए गए हैं, अगर आप ये मानते हैं कि बच्चों पे जो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे उन पर पुलिस ने डंडे चलाए, जामिया प्रशासन का कहना है कि पुलिस को अंदर आने की हमने इजाजत नहीं दी थी, तो यहां पर दोषी किसे मानेंगे इस रीजन के लिए, इस वाकई के लिए? था, उन्माद था, पुलिस और
हमारे स्टूडेंट्स के बीच में जिस तरह के उस समय आपस में भिड़ंत हुई और उस भिड़ंत के बाद जिस तरह से पुलिस ने भी एक्शन लिया, क्या घटना घटी क्या नहीं घटी, ये सब मामला अभी सब जुडिशियल है, उसकी इंक्वायरी भी बकायदा, उसका रिपोर्ट भी, सारी चीजें मामला सब जुडिशियल। जी, जी, आज के डेट में अगर आप इस चैनल पे बैठ के हम तय करेंगे कि उसमें गलत क्या था, मैंने आपसे उसको बहुत स्पष्टता के साथ एक बात कही जो आपके दर्शकों को भी समझ में आएगा और निश्चित रूप से आप भी उसको कहीं अप्रिशिएट करेंगे। आप भी या आपके दर्शक भी नहीं चाहेंगे कि इस देश का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन साजिशन छात्रों को बहका के फुसला के उसको ये शोएब जाबई कुछ कहना चाह रहे हैं। शोएब जाबई, पूरे तौर से मामला जो है वो इंटरलिंक्ड बताया जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि कानून अपना काम कहां करेगा कहां नहीं करेगा। जैसा अभी सुभाष गुप्ता जी ने बताया कि कुछ वजह से या ये महामारी जो अभी सामने वबा है उसके वजह कर शायद इसको प्रायोरिटी नहीं दी जा सकी, लेकिन फिर भी मामला सब जुडिस है। शोएब जी, देखिए, मैं अपने बीजेपी के जो दोस्त हैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि अगर कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट है तो वहां पे डेमोक्रेटिक स्पेस को लिमिटेड कर दिया जाए या फिर वहां पे स्टूडेंट किसी किस्म का आंदोलन नहीं कर सकते या अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है और हिंदुस्तान की जो सेकुलर डेमोक्रेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स है, उसके बिल्कुल खिलाफ बातें हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं एक मिसाल से कि जब जेपी आंदोलन हुआ था तो उस वक्त भी जो है देश के सबसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इन सब जगहों से बड़ी तादाद में छात्रों ने जो है जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया था और उनमें से कई ऐसे छात्र जो इन यूनिवर्सिटीज, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, उस वक्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट आता था, तो उसके आज बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री है रविशंकर प्रसाद जी, जेपी आंदोलन में छात्र नेता थे और जुड़े हुए थे, आज केंद्रीय मंत्री हैं। तो इनको याद दिलाना चाहता हूं मैं कि आज जो जामिया में आज जो एहतजाज हुआ, जो आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, इससे जामिया की प्रीमियरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट है एचआरडी की तरफ से कि जामिया नंबर 1 यूनिवर्सिटी है एकेडमिक्स ऑफ एक्सीलेंस में मामले में। आज जेएनयू से भी ऊपर उसको रखा गया और रिसर्च के मामले में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कई क्षेत्रों में मिल रहा है। तो जामिया तो चाहे आंदोलन से पहले भी और आज आंदोलन, आपको एक इतिहास और भी बताऊं कि जामिया दरअसल आंदोलन की ही उपज है। 1920 में जब महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे, उस वक्त में जामिया की नींव रखी गई थी और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यह यूनिवर्सिटी असहयोग आंदोलन की निशानी है। तो आंदोलन तो शुरू से यूनिवर्सिटी में रहा, लेकिन यूनिवर्सिटी आज भी वाक़ई है और बड़े बड़े स्कॉलर आज भी निकल रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जामिया में जो छात्रों पे जो हमला किया गया, जिस तरीके से वहां पे हमारे आंखों के सामने आंसू गैस के गोले छोड़े गए और एक लड़के ने हाथ गोला जो वो पकड़ लिया था, मतलब उसके हाथ के करीब फटने वाला था, उसका हाथ पूरा फट गया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, उन लड़कों को मारते हुए खुद अपनी आंखों से देखा। आप देखिए ना कि जो लड़के वहां जा रहे थे बैरिकेड के तरफ, उनको क्या जरूरत थी अचानक से यहां से लाठियां बरसाने की? जी शोएब, मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहूंगा। सुभाष जी, मेरा एक बार फिर से आपसे सवाल है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है जहां से हमें जस्टिस मिलता है, ऐसा नहीं है कि न्याय का दरवाजा पूरी तरह से बंद है, लेकिन इस मामले में क्या कुछ रफ्तार बढ़ाई नहीं जा सकती थी? एक तरफ उसी जामिया के स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ये जब सामने आता है, वो अभी भी सब जुडिस है, बस पर यही कहूंगा, लेकिन वो जेल में डाले जा सकते हैं। लेकिन अगर इन छात्रों पे जो बेगुनाह थे, जिन पर लाठियां पड़ी पढ़ाई के दौरान, क्या उस पर भी कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता था? मैं आपको पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जहां तक छात्र आंदोलन का सवाल है, छात्र आंदोलन के लिए कोई मनाही नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर छात्र आंदोलन होना स्वाभाविक है और ये डेमोक्रेसी की क्या कहेंगे स्ट्रॉन्गनेस की खूबसूरती है जी। लेकिन अभी आंदोलन के नाम के अंदर ऐसा हो गया, ये खूबसूरती है इसकी, आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन से ही बहुत बड़े बड़े हमारे नेता उभरे हैं। कोई भी नेता ले लीजिए, स्टूडेंट आंदोलन से जुड़ा ही हुआ है। कुछ ऐसे नेताओं को छोड़ दीजिए जो टेलीविजन की देन है, उनको छोड़ दीजिए। जो भी भूमि से जुड़ा हुआ है, जो भी पढ़ा लिखा नेता है, वो स्टूडेंट आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। अब लेकिन क्या हुआ, समय बीतते बीतते आंदोलन के साथ आंदोलन तो कम रह गया, लेकिन इन छात्र नेताओं का, सो कॉल्ड छात्र नेताओं का अपना पॉलिटिकल कैरियर को
चमकाने का काम ज्यादा हो गया। अगर हम शाहीन बाग का और जामिया का ही ये एग्जाम्पल लेते हुए चले तो चंद्रशेखर आजाद जो उस वक्त थे भीम पार्टी के आदमी थे, बाद में उन्होंने अपने आप को ही जो है ना पैन इंडिया का अपना नेता घोषित कर लिया। इसी तरह से शहजाद अली वो बीजेपी के मेरा सवाल बार बार इस तरफ है कि जो छात्र मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 100 में 10 ही तलबा 10 ही छात्र मान लेते हैं लोगों की नजर में कि अगर वो बेगुनाह थे, वो सच में पढ़ाई कर रहे थे, उनके साथ नाइंसाफी हुई तो उसका हल उन्हें उनका विश्वास उनका यकीन अदलिया पे, न्यायपालिका पे, कानून पे कैसे बनेगा? मैं विशाल जी इसमें एक कहना चाहता हूं कि जिन लड़के के आंख फूट गए, जिनके हाथ टूट गए थी, उसको कैसे इंसाफ मिलेगा? जिन लड़कियों के साथ मोलेस्टेशन हुआ, उसका रेप करने की कोशिश की गई, उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? उसको इंसाफ कैसे मिलेगा ये बताइए। क्या होगा वो पुलिस वाले जिन्होंने पूरे लाइब्रेरी के अंदर जो है आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, उसके लिए क्या जस्टिस प्रक्रिया होनी चाहिए? मेरे पास वक्त कब रह गया, थोड़ा मैं आप लोगों की इजाजत से खुर्रम के पास जाना चाहता हूं। खुर्रम, मुझे सिर्फ थोड़ा सी देर में ये बता दें कि इस वक्त क्या वहां पर नजारा आप देख पा रहे हैं? अभी जामिया का दरवाजा जो मेन गेट है, जी देखिए विशाल, इस पूरे मामले की रिपोर्ट एचआरडी को भी की गई थी और एक इसका पहलू ये भी है, मार्च के बाद ये जो जामिया में लाइब्रेरी का जो भी मामला था, इसकी सुनवाई नहीं हो सकी कोरोना वायरस के बाद से। लेकिन आप जो मांग रहे हैं, जो यहाँ का मंजर दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी भी यहाँ पर लगातार स्क्वाड हो रही है, पुलिस यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। आपको मेरे पीछे से आवाज़ें भी आपको दिखाई दी होंगी कि किस तरीके से सायरन की आवाज़ें यहाँ पर बज रही हैं। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पूरे तौर से खड़ी है। जामिया का जो मेन गेट है वो पूरे तौर से बंद है। किसी तरह के प्रोटेस्ट की, किसी तरह के कैंडल मार्च की भी कोई इजाज़त नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर पुलिस के जरिए से मैं आपको दिखाऊंगा कि 2 बसें यहाँ पर तैयार हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे निपटने के लिए भी हमारे दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर पूरे तौर से तैयार हैं और ऐसी कोई भी वो घटना नहीं चाहते। जी चलिए, बहुत